Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, बच्चा पार्टी we are going to start with a chapter of solutions in chemistry और ये आपका स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में भी है। इसमें से कोई ज़्यादा कुछ रिडक्शंस नहीं है। इसमें कुछ लॉज हम पढ़ेंगे, जैसे रॉल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ये सारे कुछ लॉज हैं। पहली बात तो हमें ये समझना है कि सोल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज अ सोल्यूशन? अच्छा जी, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब एक सोल्यूशन बनता है किससे? व्हाट इज ही सेइंग? अ सोल्यूशन बेसिकली इज मेड अप ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्ट। ठीक है, तो जनरली आपका आज तक आपने देखा है कि ये जनरली आपका क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है और ये आपका लिक्विड पार्ट होता है। जैसे आपने भाई साहब नमक को पानी में घोला या चीनी को पानी में घोला, शक्कर को, ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूट हो गया और ये लिक्विड जो वाटर है दैट इज बेसिकली द लिक्विड और द सॉल्वेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, दिस इज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे अभी तक जो पढ़ते आए हैं यही हमारा मतलब दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस इज व्हाट बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये गलत है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट आप किसको बोलेंगे? विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटीज, और सॉल्वेंट को किसको बोलेंगे आप? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो in terms of quantity we will define solution. A solution no longer is defined in terms of what is solid or liquid. A solution is defined in terms of quantity. So the matter which is present in higher quantities is known as solute and the matter which is present in lower quantities is known as the solvent. क्या ये समझ में आ रहा है? एक solution में the matter which is present in higher quantities इसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। एंड द मैटर विच इज प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटीज दिस इज नोन एज द सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? ये मैटर विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटीज इज नोन एज द सॉल्वेंट एंड द मैटर विच इज प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटीज इज नोन एज द सॉल्यूट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज सॉलिड और व्हाट इज लिक्विड। ये सब डेफिनेशन नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा एक चीज जो हमको समझना है कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक फिजिकल चेंज का रिजल्ट है। ठीक है, नॉट अ केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज होता है तो इस चैप्टर में आप जितने भी लॉज पढ़ेंगे उसमें से एक भी लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर बोला कि भाई साहब सोडियम है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो सोल्यूशन नहीं बनेगा भाई साहब, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा विच विल बी व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया। दिस कैन नॉट बी स्टडीड इन सॉल्यूशंस। ये वाला चीज आपके सॉल्यूशंस में, तो सॉल्यूशंस में जो भी लॉज आप पढ़ने वाले हैं, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का लॉ, ये सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो बेकार हो जाएगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है ये? बट लेट से आपने शुगर को डिसॉल्व किया भाई साहब वाटर में, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन का लॉ एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो शुगर है वो सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट डिसॉल्विंग। जैसे सॉल्ट को आपने भाई साहब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी लॉ एप्लीकेबल हुआ, ये सॉल्यूशंस में आएगा बिकॉज दिस इज जस्ट डिसोल्यूशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, नथिंग एल्स। तो आपके भाई साहब ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, अगर सॉल्यूट
जो सॉलिड है और या जो भी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो सॉल्यूशंस के लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है कि ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद सॉल्यूशंस। ओके, नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन? इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हमको, जैसे भाई साहब आपका देख लो, इज एयर अ सॉल्यूशन? यस डेफिनेटली इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आपके जितने भी चीजें देखते हो आप, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? इंजेक्शन जो है। ठीक है, सो ऑल दीज आर व्हाट? सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सोल्यूशन बेसिकली एक टाइप का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो टू और मोर सब्सटेंसेस का भाई साहब मिक्सचर होता है। ठीक है, ओके, सो कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर सोल्यूशंस? एक शुगर सोल्यूशन है। क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल है, क्योंकि शुगर और वाटर में कोई क्या हो रहा है? शुगर और वाटर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। ठीक है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, इट इज जस्ट डिसॉल्विंग। ठीक है, नो केमिकल चेंज, सो इट्स अ सोल्यूशन। ठीक है, ओके, लेट्स से आपका ब्रास है। ठीक है, ब्रास इज एन अलॉय। ठीक है, ब्रास आपका भाई साहब एक अलॉय होता है। क्या ये एक सोल्यूशन है? तो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन का ये एग्जांपल है। एयर, इज दिस अ सोल्यूशन? यस, हम बोल सकते हैं कि यहां पे सॉल्वेंट कौन है एयर में? सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज सबसे हाई वो भाई साहब सॉल्वेंट हो गया। और बाकी सारे जितने भी हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर गैसेस हो गए, ये सब आपके सोल्यूट्स हो गए। ठीक है, सो एयर इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन। ठीक है, सो आप बताओ, ऑल थ्री कैन बी एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ब्रास भी आपका एक सोल्यूशन हो जाएगा, एयर भी आपका एक टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर सॉल्यूशंस पीपल? द होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, homogeneous means what people? Same properties. The homogeneous mixture of two or more than two components is known as a solution. ठीक है, so hence each component may be solid, liquid or gaseous. ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग solutions हो सकते हैं। आपका solid के साथ solid का solution हो सकता है, जैसे आपका अभी आपने देखा ब्रास। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये भी आपका भाई साहब सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन है। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में हो सकता है, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, लिक्विड का लिक्विड में हो सकता है, ऑयल को आपने भाई साहब वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, और भाई साहब लिक्विड का गैस में हो सकता है, गैस का गैस में हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, ओके, सो हियर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर मींस व्हाट? प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट। जैसे आपने भाई साहब एक ग्लास पानी लिया और उसमें एक चम्मच शक्कर डिसॉल्व किया। अब when you have stirred it and you have ensured that the sugar is completely dissolved in the water, so when you're taking a sip, the first sip and the last sip, are you going to feel any difference? If you have dissolved the sugar well, अगर आपका शक्कर वाकई में नीचे जमा नहीं है, तो जो आप फर्स्ट सिप लेंगे और लास्ट सिप में, उसमें कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, टेस्ट एकदम सेम मिलेगा आपको। ठीक है, चाय जैसे आप पीते हैं वैसा वैसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज जो है सेम है। ठीक है, the homogeneous mixture of two or more than two compounds. So solid is what? A homogeneous mixture of two or more than two compounds. Here each component may be solid, liquid or gaseous state. ठीक है, homogeneous means भाई साहब composition and physical properties are uniform throughout the mixture. अगर ऐसा होता कि आपने भाई साहब जो फर्स्ट सिप लिया उसका टेस्ट ज्यादा मीठा आया या कम मीठा आया, और जो लास्ट सिप लिया वो ज्यादा मीठा आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना है, इट्स नॉट एन होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे अगर आप भाई साहब यहाँ पे वाटर लेते हैं और उसमें सैंड या मड को मिक्स करते हैं, तो आपको बाहर से ही दिखेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आपने अगर यहां से सैंपलिंग की तो शायद आपको सैंड कंटेंट कम दिखेगा, यहां से सैंपलिंग की तो आपको सैंड कंटेंट ज्यादा दिखेगा, विच मीन्स दैट इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोल्यूशन हैज टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सोल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर होना ही पड़ेगा। सो कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, तो यूनिफॉर्म होंगे भाई साहब। ठीक है, दूसरा, लेट्स अंडरस्टैंड, टेक अ स्पून ऑफ शुगर। आपने भाई साहब एक स्पून लिया शुगर का, मिक्स थ्रूली इन अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। तो एकदम फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक हर एक सिप का टेस्ट सेम आएगा। Why? Because it's a homogeneous mixture. ठीक है, so
solution is a mixture of solute and solvent. Now we are going to understand what is basically a solute and what is a solvent. So the compound which is present in lower quantities, the element or compound in a solution which is present in lower quantities happens to be the solute, and the compound which is present in higher quantities happens to be the solvent. क्या एक solvent में या एक solution में एक से ज्यादा solvent हो सकते हैं? तो आंसर इज नो. समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकते, सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन क्या एक से ज्यादा सल्यूट हो सकते हैं? यस. जैसे आपने पानी लिया, उसमें भाई साहब आपने शक्कर भी डाला और लेट्स से आपने नमक भी डाला, ORS का घोल बना रहे भाई साहब, ठीक है? तो उसमें भाई साहब आपका सॉल्यूट दो हो गया, शुगर एंड सॉल्ट, बट सॉल्वेंट इज वन, दैट इज वाटर. सॉल्वेंट कैन नेवर बी मोर देन वन. द हाईएस्ट कॉम्पोजिशन जिसका होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा. जैसे एयर में, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो दैट बिकम्स द सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट. All other gases will become solute by default. ठीक है? So solution is a mixture of solute and solvent. तो solution में solute होगा और solvent होगा. The component which is present in smaller quantity is known as the solute, and the component which is present in larger quantity is known as the solvent. Are we clear to this one, people? बहुत बढ़िया. ठीक है? Identify solute and solvent. A solution of 5 gram salt in 1000 milliliter of water. कौन होगा भाई साहब solvent? Water. हायर क्वांटिटी में 5 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है? ओके, तो सल्यूट इज इक्वल टू सॉल्ट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर. एक्चुअली में आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो कि कौन ज्यादा है? ये तो ग्राम्स में और वो तो मिलीलीटर में है, तो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा. इसकी डेंसिटी आपको मालूम नहीं, लेकिन वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है. वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम. तो 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर का कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम. तो आप देख लो भाई साहब, अभी आपका ग्राम से ग्राम का कंपैरिजन है, 5 ग्राम का 1000 ग्राम का, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो कौन हो जाएगा भाई साहब सॉल्यूशन इसमें? तो 1000, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर. अ सॉल्यूशन ऑफ 5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर. अभी देखो यहाँ पे मिलीलीटर का कन्वर्जन है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, एंड दिस विल बी बेसिकली सॉल्यूट. ठीक है? और मान ये चलता है कि नहीं रोज रोज? थोड़ा सा दारू है और क्या है? दारू पानी में मिला के पी रहे. ओके, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका इथेनॉल. सॉल्वेंट क्या हो गया? आपका वाटर. क्लियर है? ओके, सो इन द अबव टू सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं अपन. ओके, अ सॉल्यूशन इज डैश मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस मतलब जैसे मैंने आपको बताया मड और वाटर का सॉल्यूशन. आपने भाई साहब मिट्टी मिला दी पानी में, तो आपने जब सैंपलिंग की तो पहले ऊपर से आपने जो निकाला और नीचे से जो पानी का सैंपलिंग निकाला, आपके नीचे से जो पानी का सैंपलिंग निकाला उसमें मड का कंटेंट ज्यादा होगा, तो आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा. इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. ठीक है? कोलॉइड क्या होता है? व्हाट इज अ कोलॉइड? हाँ भाई साहब, सब उबासी लोग. ठीक है? कोलॉइड क्या होता है? व्हाट इज अ कोलॉइड? कोलॉइड इज बेसिकली पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन वाटर. जैसे मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन वाटर. मिल्क आपको लगता है कि एक सोल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में ये मिल्क जो है, दीज आर मिल्क के पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन वाटर. एक कोलॉइड का मिक्सचर होता है. सस्पेंशन तो जैसे मतलब आपका प्रेसिपिटेट वगैरह हो गया. सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, होमोजीनियस मिक्सचर इंप्लाइज डैश ऑफ अपीयरेंस, यूनिफॉर्मिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, बोथ ए एंड सी. बोथ ए एंड सी होगा, यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी. ठीक है? तो आपका यूनिफॉर्म भी होगा. अरे चलिए छोड़िए. द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट. विल बी सॉल्यूट. ओके, इन अ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 5000 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो आपको भाई साहब या तो शुगर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो या तो वाटर को ग्राम्स में. तो वाटर का डेंसिटी अपने को मालूम है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है. तो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर मतलब 1 ग्राम. 5000 मिलीलीटर ऑफ वाटर विल बी हाउ मच? 5000 ग्राम्स. ठीक है? तो ये हो गया 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 5000 ग्राम ऑफ वाटर. किसका क्वांटिटी ज्यादा? ऑब्वियसली वाटर का. ठीक है? सो क्या है भाई साहब? द सॉल्वेंट इज वाटर. एन aqueous solution is one which contains water as solvent, alcohol as solvent, benzene as solvent, chloroform as solvent. So obviously we know water as solvent. Classification of solutions. So solutions can also be classified based on
तो आपका पहला देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो पहला है आपका देखो कंपोनेंट सॉल्यूशन 2 3 4, ठीक है। आपके ये जो सल्यूट को डाल रहे हो, जैसे आपने पानी में शक्कर भी डाला और आपने सॉल्ट भी डाला, तो 2 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 कंपोनेंट्स, तो अगर 2 कंपोनेंट्स हो गए ये बाई हो जाएगा, 3 कंपोनेंट्स हो गया टेर हो जाएगा, और आपका 4 कंपोनेंट्स हो गया तो ये आपका क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सो दिस इज नोन एज अ बाइनरी सोल्यूशन, दिस इज नोन एज अ टर्नरी सोल्यूशन, दिस इज नोन एज अ क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या है भाई साहब, आपका फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 तरीके हैं सोल्यूशन को बांटने के, एक द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड द अदर वन विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या आ जाएगा बोलो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। गैस का गैस में, ठीक है, तो गैस का गैस में सॉल्यूशन हो रहा है, जैसे एयर, एयर इज बेसिकली व्हाट, इट विल हैव ऑल गैसेस इन गैस, ठीक है। सो एयर एक सॉल्यूशन हो गया। गैस का लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे आपका पेप्सी हो गया, या आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जैसे आपको उसको खोलते हो खुश से आवाज निकलता है, क्यों? क्योंकि प्रिजर्वेशन के लिए आपने क्या किया हुआ है भाई साहब, इस बॉटल में आपने भाई साहब ड्रिंक लिया हुआ है, मतलब जो भी रहेगा, और उसको प्रिजर्व रखने के लिए यहाँ पे CO2 ऐड करके रखा है, ठीक है। सो दिस इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक। जैसे आप इसको खेलते हो तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक प्रिजर्व रहता है, इट स्टेज प्रिजर्व, ठीक है। तो सॉल्यूट, गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड मतलब ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड मतलब आपका देखो जैसे अगर आप देखोगे निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। दीज आर सॉलिड्स, निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया या पैलेडियम हो गया, दीज आर सॉलिड्स बट दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं। सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे आपका भाई साहब सॉल्यूट, सॉल्वेंट, लिक्विड और गैस, ठीक है। जैसे लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस मतलब इवेपोरेशन, जैसे ज्यादा करके, जैसे आपका मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, आपके हर एक लिक्विड के ऊपर आप फील कर पाओगे कि उसका वेपर होगा, है ना, हर एक लिक्विड के ऊपर। अगर थोड़ा सा आपका कहीं पे पानी है और आप अपने, समझ लो ये बाल्टी है, और आप थोड़ा सा अपना शक्ल इसके अंदर डुबाओगे विदाउट पानी को छुए, तो आप यू कैन फील दैट प्रेशर, बिकॉज वहां पे वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, दिस इज बेसिकली लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो गया कि नहीं, ठीक है, लिक्विड इन गैस, ठीक है, दिस इज लिक्विड इन गैस। लिक्विड के साथ लिक्विड का सोल्यूशन, इथाइल अल्कोहल इन H2O, ठीक है, मतलब आपका लोग जो पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल, सो इथाइल अल्कोहल इन H2O, ठीक है, दैट विल बी लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड भाई साहब क्या हो जाएगा, मर्करी इन सिल्वर, ठीक है, सिल्वर एमलगम, तो आपका मर्करी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इफ यू हैपन टू डिसॉल्व इट इन सिल्वर इट फॉर्म्स सिल्वर एमलगम, ठीक है। सिल्वर आपका सॉलिड स्टेट में, लिक्विड और सॉलिड का भाई साहब ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है, सो दैट इज एमलगम। ओके, सॉलिड और गैस, आयोडीन, देखो ज्यादा करके ये आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है। कौन कौन से सॉलिड सबलाइम है, सबलाइम मतलब क्या होता है, जिसको आप थोड़ा सा भी हीट करोगे तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो व्हेन यू हीट अ सबलाइम सॉलिड, आयोडीन भाई साहब सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर आपने हीट किया तो ये क्या बना रहा है, आयोडीन गैसियस स्टेट में, ठीक है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, इसको आपने हीट किया तो ये क्या बना रहा है, आयोडीन विच इज इन गैसियस स्टेट, सो दिस इज अ सबलाइम सॉलिड। सम सबलाइम सॉलिड्स आर व्हाट पीपल, जैसे आपका भाई साहब क्या क्या सबलाइम सॉलिड्स हो जाएगा, आयोडीन हो गया एक, व्हाट एल्स, नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन इज वन, देन वी हैव कैम्फर, ठीक है, और बोलो भाई साहब एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन इज वन, देन वी हैव और क्या हो जाएगा भाई साहब, अमोनियम क्लोराइड, यस, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ सबलाइम सॉलिड, दीज आर सर्टेन सबलाइम सॉलिड्स। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड से जो आइस बनता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सबलाइम सॉलिड, इसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन सबलाइम सॉलिड्स। तो क्योंकि आयोडीन भाई साहब आपका गैस और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आयोडीन इन नाइट्रोजन, ठीक है,
इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर देखो एक सबलाइम सॉलिड है, इसका इवेपोरेशन बेसिकली सॉलिड से वो किस में हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन भाई साहब आपका, ठीक है, शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन। सॉलिड, सॉलिड मतलब मेटल अलॉयज, ठीक है। ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट अलॉयज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, तो ब्रॉन्ज बेसिकली पहला अलॉय था जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया था, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सोडा वाटर, तो दिस इज व्हाट बेसिकली सोडा वाटर, अगर आप देखोगे गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोडा वाटर मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने वाटर में अंडर प्रेशर डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किस टाइप का सोल्यूशन है भाई साहब, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हाउ, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, तो भाई साहब आपका जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे बनता है, कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है, सो इट्स एन अलॉय, तो ये सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया, ओके। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ब्रास, तो ब्रास किस टाइप का सोल्यूशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ब्रास बनता है आपका, ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, और आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन, क्लियर है। सो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स हो गए, ओके। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाउ इज इट अ सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, ठीक है, जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, ओके। चलिए भाई साहब, मेटल एमलगम इज डैश टाइप ऑफ सोल्यूशन, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, आपका मरकरी और सिल्वर है ना, मरकरी और सिल्वर है, तो ये आपका भाई साहब हो गया, मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, तो लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, ओके। सोडा वाटर इज गैस इन लिक्विड, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। सो क्वाटर्नरी, बाइनरी और टर्नरी क्या हो जाएगा भाई साहब, कितने कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, दो कंपोनेंट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो कंपोनेंट्स हो गए, तो कंपोनेंट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अ बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, अ बाइनरी सोल्यूशन। सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ सोल्यूशन, किस टाइप का सोल्यूशन आएगा भाई साहब आपका, देखो सब्लिमेशन किसका होता है, एक सॉलिड का, कैम्फर है देखो कैम्फर, तो ये गैस बन रहा है सीधा, ठीक है, तो किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड गैस, समझ में आ रहा है। कपूर को अगर आप रख देंगे, आज छोटा सा एक कपूर का पीस रख दीजिए, 2-3 दिन बाद आपको दिखाई नहीं देगा, वो जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं उनको अगर आप ओपन में रख देंगे भाई साहब, इतना बड़ा बॉल ट्यूब इतना हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज द रिमेनिंग पार्ट हैज बेसिकली इवेपोरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड के ऊपर ही ये डायरेक्टली दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, गैस, ये लिक्विड में आते ही नहीं है, इसीलिए हम इनको सबलाइम बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड गैस हो जाएगा, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस, ठीक है। A sugar in water is what, sugar in water is what type of solution, solid liquid, ठीक है, तो आपका भाई साहब ओ वाटर में है तो एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वाटर दिया गया है तो एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा दोनों सब भी होंगे यार, सॉलिड इन लिक्विड भी होगा और बाइनरी सोल्यूशन भी होगा, यस, सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओ बाबा ये क्या हो गया, ओके बच्चा पार्टी, अभी हमको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हमने सीखे थे। सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हमने देखा था, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, और क्या था भाई साहब, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, फिर आपका था भाई साहब नॉर्मेलिटी, ठीक है, और एनीथिंग एल्स, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, ये सारे फैक्टर्स आपने सीखे थे, ये सारे जो चीजें हैं वो इसमें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। ओके फटाफट से देखते हैं भाई साहब, दिस इज जस्ट रिकॉलिंग व्हाट वी हैड स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड फॉर बोथ द बोर्ड्स। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो आप समझो भाई साहब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, सल्यूट लाइक सॉल्ट इन बोथ कंटेनर्स बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, तो दोनों भी कंटेनर में भाई साहब 10 ग्राम NaCl है, यहाँ पे 30 ग्राम NaCl है, ठीक है। विच सोल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन इज हायर।
So why is it more salty? Why is it more salty? More quantity of NaCl, concentration of NaCl is more. Concentration of solution is the amount of solute dissolved. ठीक है, what is concentration भाई साहब? Concentration is the amount of solute dissolved in a known amount of the solvent or solution. So what is the amount of solute dissolved in a known amount of the solvent or solution? That is known as concentration. ठीक है. So what is the meaning of dilute solution? जहाँ पे water का content ज़्यादा हो. ठीक है, water का content ज़्यादा उसको dilute solution बोलेंगे. A solution in which solute is present in very small quantity. मतलब हार्डली, ठीक है, एक टंकी भर पानी में एक बूंद आपका क्लोरीन आता है. आपके एक टंकी भर पानी में एक बूंद क्लोरीन रहता है, क्योंकि क्लोरीन हमारे लिए भी पॉइजनस है, बट ये एक एंटी डिफेक्टेंट है, इसीलिए वो रहता है. ठीक है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन? मतलब जब आपने सल्यूट का कंटेंट बढ़ा दिया हो. ठीक है, दैट इज बेसिकली अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. अ सोल्यूशन in which solute is present in a larger quantity is known as concentrated solution. ठीक है. डाइल्यूट, आपके स्कूल्स में लैब्स हैं, बहुत पैसा भरते हैं, लैब में लेके जाते हैं कभी? ये देखो लैब बोल के छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, ओके, लेकर जाते हैं अंदर. ओके, तो सोल्यूशंस टाइट्रेशन वगैरह किया है कभी आपने? किया है. ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो क्या क्या मतलब आपके जो एसिड के बॉटल्स होते हैं उनको देखा है कभी आपने? क्या लिखा रहता है वहाँ पे? डाइल्यूट कि कॉन्सेंट्रेटेड? दोनों भी होता है. ओके. एक्चुअली जो लैब्स में होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है. मतलब अगर मैं बोलूँ भाई साहब, अगर नाइट्रिक एसिड मेरे हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड एक्चुअली वाला ऐसा डाल दूँ ना, तो इधर से निकल आए, मास वो सब लेकर निकल आए, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल पर्पसेस के लिए ये हम जो लैब्स में रखते हैं, जो वो डाइल्यूट पोर्शन में ही रहता है. भले हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड वो नहीं है. ठीक है, उसको स्टोर करना ही मुश्किल हो जाएगा. मेरे जीवन का पहला स्टार्टअप बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था. मैं जब 9th या 10th में था, तब मैंने एक स्टार्टअप डाला. स्टार्टअप क्या था कि उस टाइम पे मैंने ये डिस्कवर किया, सबको मालूम है, आप अगर एक कॉइन लेकर जाएंगे और उस कॉइन को नाइट्रिक एसिड से थोड़ा सा धोएंगे तो एकदम चमकने लगेगा भाई साहब. ठीक है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया. पहले एक 5 रुपये का कॉइन, तभी तो भाई साहब 25 पैसे का कॉइन ये सब आता था. ठीक है, तो हमने एक कॉइन को चमकाया और वाओ. ठीक है, तो फिर ना मतलब मैंने दोस्तों को दिखाया, 1-2 दोस्त को दिखाया, देख 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 देख, मैं सुबह लाया था, काला था, अभी देख चमक रहा है. मैंने शेयर नहीं किया कैसे किया है मैंने. ठीक है, तो मेरा केमिस्ट्री का जो लैब था ना, वो बहुत बड़ा था वैसा एक लंबा सा, और एकदम कोने में मैं एक ने जगह पकड़ ली. मतलब मेरे सर बैठे हैं उधर और लैब बॉय ऐसे घूमता रहता है और मैं एकदम कोने में, मतलब एकदम कोई देख भी नहीं पाएगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं. ठीक है, तो हमने वैसा स्टार्टअप डाला. मेरे फ्रेंड को दिखाया, उसने बोला अरे मेरे को भी करना है. तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स पुट अप माई फर्स्ट स्टार्टअप. ठीक है, मैंने बोला हर 10 रुपये पे मैं 1 रुपये चार्ज करूँगा. तो 10 का कॉइन दोगे अगर एक रुपये करके, तो 1 रुपये मेरा हो जाएगा. ठीक है, बाकी 10 चमका कर दूँगा. तो अभी धीरे धीरे ऑर्डर्स आना चालू हुए भाई साहब, 5 रुपये 6 रुपये. और मेरे को आज तक ना मेरी मम्मी ने बाहर खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे. तो हमारे कैंटीन में भाई साहब पैटिस मिलता था और वो कुछ 1 या 2 रुपये का था, तो मेरे को वो चाहिए था और ये मेरा खर्चा चल रहा था भाई साहब इसमें. ठीक है, तो पैटिस वाले से अभी मैं पैटिस खाने लगा, टिफ़िन घर का घर वापस जाने लगा और हमारा धंधा चल पड़ा. धीरे धीरे लालच बुरी बला होती है. ठीक है, हमारे केमिस्ट्री का जो ये होता था ना, आपका क्या कहते हैं पीरियड्स, तो 2 पीरियड होते थे हफ्ते में. मेरी लालच इतनी बढ़ गई कि हमारे 4 सेक्शंस थे ABCD, मेरे को सबका टाइम टेबल मालूम था. तो मंडे मेरा था, मैं चला गया, 70 लोग बैठ गए. ट्यूसडे उनके साथ चल दिया. ठीक है, वो जा रहे हैं उनके साथ चल दिया भाई साहब, उधर भी बैठ गया. तो मतलब लालच बढ़ रहा है. अभी हर रोज़ मैं 2-2 पीरियड मतलब आराम से कॉइन्स धो रहा हूँ. ऑर्डर्स बढ़ने लगे भाई साहब. लैब वाले को समझ में नहीं आ रहा है इतना नाइट्रिक एसिड कहाँ जा रहा है. ठीक है, ख़त्म कैसे हो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है. और हर स्टार्टअप का जिस तरह से वो प्रोग्रेस होता है उस तरह से वो गिरता भी है. तो हमारा प्रोग्रेस बहुत हुआ. मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को ना असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ऑर्डर्स मिल रहे बस अब 20-20, 40-40, 50, 100, 150, 200 कॉइन्स के ऑर्डर्स मिल रहे मेरे को. धीरे धीरे ऐसा, तो मैंने शेयर नहीं किया था. एक इतना मोटा सा बंदा था मेरे स्कूल में, मतलब इतना मोटा कि ठीक है छोड़ो जो भी है. तो दिस गाय केम. तो एक दिन ना वो दूसरे सेक्शन में था, मैं भाई साहब अपना चल रहा है यहाँ पे, कॉइन धो रहा हूँ,
कौन किसको केमिस्ट्री लैब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो कौन कुछ तो चल रहा है, कौन धोके भाई साहब रेडी, ये तू क्या कर रहा है रे, मैंने बोला तू काम करना अपना, ये तू क्या कर रहा है, मेरे को दिखा क्या कर रहा है, उसने देख लिया उसने। तो वैसे भी मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने बोला देख इट जस्ट इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, मैं तेरे को 25% दूंगा, रोज़ का जो कमाई होगा ये करना है। हाँ अरे करेंगे करेंगे, ठीक है, चालू हो गया भाई साहब। ऐसा गधा इंसान है कि मतलब आप ना कभी भी वाटर और एसिड का जब होता है ना, तो कभी भी आप जो है एसिड, जो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, आप उस एसिड को डाल रहे हैं और एसिड डालने के बाद आप उसको बड़े आराम से वाटर टैप में साफ कर रहे हैं कॉइन को। भाई एसिड वाला कॉइन तो हम नहीं दे देंगे ना, जिसको देंगे उसका हाथ जल जाएगा, ठीक है, तो अब उनको साफ करना बड़े आराम से करना है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे पानी गिरेगा तो छिटकेगा। और ये भाई साहब ऐसे धो रहा है इसको, तो ऐसे धो रहा है तो आँख में उसके चला गया, और आँख में चला, देखो आपके आँखों में अगर कभी एसिड जाता है ना तो पैनिक मत कीजिएगा, वो अपने आप आँख उसको सेटल डाउन कर देगा, थोड़ा पानी मारिए वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भाई साहब तो जैसे ही आँखों में थोड़ा सा भी एसिड जाता है तो आपको दिखता नहीं है, तो ये भाई साहब ऐसे मुंह के सामने ऐसे धो रहा है इसको, ठीक है, तो ये छिड़क गया, ओ मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, पूरा भाई साहब इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ अबे चुप चुप, इधर 100 कॉइन पड़े हुए मेरे बेसिन में और इधर भाई साहब चिल्ला रहा है। तो मैं बोला अरे चुप चुप चुप, मैं ठीक कर। इतने में भाई साहब पूरा मतलब केमिस्ट्री लैब इकट्ठा हो गया, सर आ गए, तो हमारा भांडा फोड़ हो गया भाई साहब, ये क्या है कॉइन, ये क्या है एसिड, क्या चल रहा है ये। तो हमारा स्टार्टअप बहुत दूर से फेल हो गया। मुझे 7 दिन तक सर ने बोला ना तेरे को केमिस्ट्री लैब बहुत अच्छा लगता है ना, अब तू यहीं रहेगा, नील डाउन रहेगा, रोज़ आएगा सुबह 8 बजे और बजाएगा 12:30 बजे तक, यहाँ पे नील डाउन रहेगा, सब देखेंगे तेरे को आते जाते हुए। तो मेरे लिए 7 दिन का पनिशमेंट हो गया, क्या जो भी हुआ हुआ। लेकिन द थिंग इज़ कि आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है वो बहुत खतरनाक होता है, वो जनरली आपके लैब्स में अवेलेबल नहीं होता है, आपके डाइल्यूट फॉर्मेट्स में होते हैं, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्मेट को संभालना ही मुश्किल है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट तो छोड़ दो, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कहानी था भाई साहब प्रथम स्टार्टअप फेल होने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी? अ सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन का आपको कॉन्सेंट्रेशन नोन हो, जैसे अगर मैं बोलूं 0.1 m सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी? इसका मतलब 0.1 मोल्स ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 0.1 n NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये है। तो जिस सोल्यूशन का आपको कॉन्सेंट्रेशन नोन हो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। फ्रॉम दिस एनी ऑफ द अदर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर। तो आप अगर आपको नॉर्मेलिटी मालूम है तो मोलारिटी निकाल सकते हो, मोलारिटी मालूम है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, परसेंटेज बाई वेट, ये सारे कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो जैसे देखो आपका ये 100 मोल्स, ये हो गया 10 मोल्स, मतलब ये क्या है? 100 मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन। 10 मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 मोल्स ऑफ द सोल्यूट 0.1, 0.01। तो आप देख रहे हो कैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है। It gives you a fair idea as to how much of the solute is dissolved in the solvent। जैसे ही आप भाई साहब एक लेबल लगा देते हो, जैसे 0.1 m, मतलब 0.1 moles of the solute is dissolved in 1 liter of the solution। That is how it is। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Okay, बच्चा पार्टी we will talk about solutions out here, और solutions में अपन देखेंगे भाई साहब कुछ ये देखिए, दिस इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आपने 11th में पढ़ा था। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी बहुत कम यूज होता है। मोल फ्रैक्शन ये आपका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। दिस मोल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि इसमें भी आपके सवाल बनेंगे, इससे रिलेटेड है आपका सोल्यूशन का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो इन सब चीज़ों से ये भी आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो हार्डली यूज होता है। मास फ्रैक्शन भी कभी कभी, weight by weight percentage and parts per million, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। तो we will have to recall those concepts that we have learned earlier in some basic concepts of chemistry 11th standard, क्योंकि ये आपका solutions के चैप्टर से कनेक्ट है, ठीक है। सो फटाफट से वैसा हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो भाई साहब यहाँ पे मोलारिटी पहला वाला जो आपका molar is the first matrix
ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मोलैरिटी भाई साहब क्या होती है, व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होती है आपकी मोलैरिटी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दिस इज बेसिकली मोलैरिटी एंड मोलैरिटी is denoted by small m. Molarity is denoted by small m. So what is molarity? Number of moles of the solute upon volume of solution in liters. अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हैं तो मतलब आप इसको अपॉन 1000 करेंगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आप जनरली सॉल्यूट को लिखते हैं ए और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जनरली आपके बुक्स में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हालांकि कुछ भी यूज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 और ये 1। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली लेटर बी से। ठीक है, और सॉल्वेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। सॉल्यूट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं या तो 2 से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन बना है ए और बी से। ध्यान रहे सॉल्यूशन तभी बनेगा जब ए और बी में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। ठीक है, सॉल्यूशन इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। शक्कर का पानी में घुलना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। सॉल्ट का पानी में घुलना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग देम सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन सोडियम का पानी में घुलना एक केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में घुलना एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम इनको सॉल्यूशंस नहीं मान सकते। दीज आर नॉट सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन सिर्फ फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, ओके, तो आप सॉल्यूट को जनरली कैपिटल लेटर बी या आप इससे 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को कैपिटल लेटर ए और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब मास और वेट। केमिस्ट्री में भाई साहब वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट मास एंड वेट। फिजिक्स में बहुत पर्टिकुलर है। ठीक है, मास और वेट को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर। भाई थोड़ा मास वेट कितना है? इसमें भी कंफ्यूजन है। अपने वेट में भी कंफ्यूजन है। 50। अच्छा चलिए, तो ये बोल रहे हैं इनका वेट 50 kg है। इज इट करेक्ट? इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दैट इज मास। ठीक है, सो इनका वेट कितना होगा? 50 * 9.8, दैट वुड बी हिज वेट। सो अप्रॉक्सीमेटली इनका वेट कितना होगा? 500 लीटर, दैट वुड बी हिज वेट। So we are very particular about mass and weight in physics, but not that particular in chemistry. जो mass है वही weight ले लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे उसमें लेते हैं। तो आपका WA और W1 हो गया आपका mass of solid, mass और weight of solute ये कितना हो गया? W3 और W2। moles of the solid आप Na और N1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, moles of the solute Nb और N2। molar mass of the solvent, molar mass of the solvent कितना आ जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे आपका क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या, जैसे हम सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट है तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर आपको भाई साहब यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू m into WA। ठीक है, दैट विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ये आपका XA होता है या X1, साई बोलते हैं उसको, साई B और साई B। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो पहले हम आते हैं भाई साहब तो इसमें मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, मास और वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका भाई साहब मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूलेटी, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर मोलैरिटी? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे मोलैरिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज बच्चा पार्टी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलैरिटी m हो गया भाई साहब, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विल बी आपका वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या समझ में आ रहा है? वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट,
तो ये हो जाएगा WB अपॉन M ऑफ B, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, अगर आपने मिलीलीटर में लिया इसको, तो अगर आपने लीटर में लिया है तो ऐसा ही रहेगा, तो दैट विल बी हाउ मच, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिलीलीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन 1000 लीटर होगा वैसा, है कि नहीं? क्योंकि 1000 मिलीलीटर आपका क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है आपका 1 लीटर, ठीक है। तो आपका 1 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। मेकिंग सेंस विक्रम? तो इसको अगर आपको आपने मिलीलीटर में लिया तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई साहब, WB, लेट्स से आपने B ml में लिया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, B अपॉन 1000 लीटर्स, सो दैट विल बी MB, ठीक है, इनटू B अपॉन 1000, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर चला गया, WB इनटू 1000 अपॉन MB मोलर मास B इनटू वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द मोलैरिटी। ये हो गया भाई साहब आपका मोलैरिटी। Are we having a clear picture of molarity की तरफ, ठीक है। ओके, मोलैरिटी मुझे बताइए क्या टेम्परेचर से इफेक्ट होगा? होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर से इंपैक्ट होता है, ठीक है। आपका देखो वेट टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होगा, मोलर मास टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होगा, ये 1000 भी आपका टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होगा, तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम आपका टेम्परेचर से इंपैक्ट होगा, आपके टेम्परेचर से वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, मतलब वो बढ़ेगा, तो क्या मोलैरिटी आपका इंपैक्ट होगा? सो द आंसर इज यस, मोलैरिटी विल बी इंपैक्टेड बाय इट, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब मोलैरिटी। देखिए भाई साहब यहाँ पे W2 मतलब आपका WB हो गया ना, WB इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, W2 ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने मिलीलीटर में लिया है और अगर लीटर में लिया तो इस 1000 की जरूरत है, सेम रिजल्ट देखो ना वैसा लिख किया ना हमने, W2 मतलब क्या हो जाएगा आपका वैसा सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। भाई क्या देखो हम WB अपॉन MB 1000 इनटू B, अगर आपने इसको मिलीलीटर्स में लिया है मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू V इन ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट टू इन मिलीलीटर। अगर आपका लीटर्स में आप ले रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W2 इनटू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैसा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और लीटर ये आपका हो गया वैसा मोलैरिटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर मोलैरिटी। Effect of temperature, molarity of a solution depends upon temperature because volume of the solution is temperature dependent. अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और इससे मोलैरिटी में इंपैक्ट आना ही आना, ठीक है। क्लियर। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब मोलैरिटी में। मोलैरिटी इज व्हाट विक्रम? मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon weight of solvent, किसमें भाई साहब? kg, ठीक है, weight of solvent in kg, ठीक है। number of moles of solute, तो आपको मालूम है भाई साहब number of moles of solute क्या है? WB by M of B, molecular mass of solute, weight of mass of solute upon molecular mass of solute, ये हो गया आपका number of moles upon weight of solvent मतलब W of A। अगर आपने kg में लिया है तो ये क्या हो जाएगा? WB upon M of B into W of A when taken in kg। और अगर आपने इसको वैसा ग्राम्स में लिया है तो upon 1000 ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्मॉल लेटर में हम इसको लिखते हैं क्या, मोलैरिटी, ठीक है। So molarity will be equal to WB into 1000 upon M of B into WA which is in grams, ठीक है। ये हो गया आपका मोलैरिटी। चलिए भाई साहब आगे क्लियर ऑन दिस वन विक्रम। ओके, अभी इसको हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे, मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है ये कहां से आएगा? हाउ विल दिस कम?
वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको समझ लो मैंने दिया हुआ है कि W इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालोगे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना भाई साहब, ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये मानना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेट, तो ये आपका देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स से ये आपका WB into 1000 अपॉन m of B into WA, WA कितना आ जाएगा? दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो दिस विल बी वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो आप कैसे करते हो, आप बोलोगे ना वी हैव एडेड 2 grams ऑफ शुगर टू 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ऐसा ही बोलोगे। तो आपको जनरली सॉल्यूट का वेट मालूम होता है, सॉल्वेंट का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब आपका क्या हो गया? WB, देख सकते हैं, बोलो यहाँ पे, ओके। तो वी कैन राइट दिस, ओके। अभी देखो भाई साहब, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हम बोलने के लिए वेट बोल रहे हैं, ये एक्चुअली मास, और मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, बोलो? वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन ऑल फिगर्स इन ग्राम्स। अगर आपने केजी में लिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन को, ये 1000 का मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू, अब इस वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं भाई साहब, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया भाई साहब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB is basically weight of solute into 1000। ये 1000 का जरूरत नहीं है अगर आपके सारे वेट्स kg में है तो। आर बी क्लियर टू दिस वन, पीपल समझ में आता, ठीक है, ओके। क्या मोलारिटी पे कोई इंपैक्ट आने वाला है टेम्परेचर का? नहीं। क्यों? क्योंकि मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? देखो, ये हो गया क्या आपका? दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास, वेट या मास, किसी पे भी टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट नहीं आता, सिर्फ वॉल्यूम पे आता है, ठीक है। तो इसीलिए मोलारिटी इज अ कंसंट्रेशन व्हिच इज फ्री ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मोलारिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन है जिस पे टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव या असर नहीं आएगा, ठीक है, इट इज फ्री ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस मास रिमेंस अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। तो आपका जो मास है वो टेम्परेचर के साथ अनचेंज रहेगा, क्लियर है, ओके। स्टॉक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। दिस सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। जनरली कैसा होता है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, आपके लैब्स में जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता कैसे है? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पे आप थोड़ा सा वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं, तो जो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। आपके केमिस्ट्री लैब में या जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो आप करते हैं, वो बॉटल्स में जो रहता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है। ये आया कहाँ से जाएगा? एक बड़ा सा बॉटल लेगा जिसमें कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, उसमें से आपने ये सब सैम्पलिंग करके डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, तो वो जो बड़ा सा बॉटल होता है उसको हम स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है, ओके। फॉर्मूला टू कन्वर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, इसको लिख लीजिए। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी देखो, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन है ये, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, दिस इज बेसिकली व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू m, दैट इज मोलैरिटी, ये हो गया m, इसे v लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 बाय m। ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, दिस इज बेसिकली व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और ये हो गया आपका मोलैरिटी, दिस इज बेसिकली मोलैरिटी, ठीक है, क्लियर?
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैसा, एक शॉर्टकट है बेसिकली. सो डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे. LHS इज इक्वल टू RHS करते थे वैसा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे LHS में क्या है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है आपका मोलर मास. ठीक है, मोलर मास ऑफ द क्या है आपकी मोलारिटी. मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है भाई साहब क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये अगर भाई साहब मिलीलीटर्स में तो ये 1000. ठीक है, चलिए दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. चलिए इसी जगह पर ये लिखा. ओके, इधर क्या है देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है बोलो 1000 प्लस 1 बाय मोलारिटी. मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी वी हैव जस्ट स्टडीड वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो बस वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐसा लिख सकते हैं. और ये अगर हम ग्राम्स में ले लें तो ये ऊपर हो जाएगा 1000. सो दैट विल बी हाउ मच WB into 1000 अपॉन M of B into W of A. क्या ये लिख सकते हैं बोलो मोलारिटी? ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन. और ये हो गया 1000 जो कि आपने ग्राम्स में लिया. ठीक है, तो इसको वैसा नीचे लोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000. तो इसका रेसिप्रोकल क्यों? क्योंकि आपका 1/m तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे. तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W of A. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. और नीचे क्या रहा बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000. ठीक है, समझ में आ रहा है वैसा ये. चलो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बोलो. अगर मैं इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्या ये समझ में आ रहा है? और कुछ बचा है वैसा? ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल. तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा WB और WB कैंसिल, 1000 और 1000 कैंसिल, NB और NB कैंसिल. तो क्या बचा आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्या ये समझ में आया वैसा? ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ना वैसा. ये और ये क्योंकि दोनों का वैसा डिनोमिनेटर सेम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या आ जाएगा आपका? तो क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. ये बात कर रही है फॉर्म. तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलारिटी. ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to molarity into molecular mass of solute upon 1000 plus 1 upon molarity. बहुत सारे वैसे आपके सवाल इससे होते हैं. ठीक है, सो इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बट इस पे आपके बहुत सारे सवाल होते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड लर्न इट बाय हार्ट. ठीक है, लर्न इट बाय हार्ट. ओके, चलिए इस पे एक सवाल है. देखिए कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन. आपको KCl सॉल्यूशन का मोलारिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है भाई, डिसॉल्विंग सेल पर तो मोलर मास ऑफ KCl कितना हो जाएगा? देखो आपको यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. मोलारिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस इन दिस मच ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ KCl वैसा कितना हो गया? इसका हो गया 39 और इसका हो गया 35.5. तो कितना हो गया 74.5. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना दिया हुआ है W2, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलारिटी. आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है ना. मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन
अगर भाई साहब आपका केजी में है तो अगर ग्राम्स में है तो उसको 1000 से अपन मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, वेट ऑफ दिस अपॉन mv इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके, तो यहाँ पे देखो WB की वैल्यू कितनी है 7.45 और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे आपने देखा 74.5 है ना KCl का, ये 7.45, ये कितना हो गया 74.5, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको भाई साहब वेट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, है ना, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इतना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई साहब, कितना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, समझ में आ रही है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भाई साहब कितना दिया हुआ है आपको 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको, देखो सॉल्यूशन है, ठीक है 500, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कितना वैसे मिलीलीटर, ठीक है, तो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल, कितना हो गया बोलो 600 है ना, 12 5 60, ये 12 5 60 हुआ और 2 0 हुआ, तो 2 0 में एक पॉइंट आ गया वैसा, ये हो गया 600 ग्राम, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से तुमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, कैसे निकालोगे, सॉल्व, ठीक है। तो आपका वेट ऑफ, आपका भाई साहब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई साहब 600 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना लिया है, 7.45, इसे माइनस कर दो 7.45, कितना आ रहा है बोलो, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, 592.55 ग्राम आ गया ये, ठीक है। तो इससे आपके ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये हो गया आपका 592.5, ये वैसा कैलकुलेशन आपको हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका मोलैरिटी है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हाउ टू फाइंड आउट मोलैरिटी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। देखो सॉल्यूशंस में मोलारिटी नॉर्मैलिटी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन कवर्ड इन योर 11th स्टैंडर्ड, लेकिन जितना आपका इस चैप्टर में कनेक्शन है उस हद तक हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको बेसिकली मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपका मोलर सोल्यूशन 3 मोलर दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है किसकी, NaCl की, और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, इसका डेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम 1.25, ठीक है। तो कल आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी, ठीक है। तो आपको ये मोलैलिटी कैलकुलेट करना है भाई साहब, आपको डेंसिटी दी हुई है, कितनी है भाई साहब आपका 3, तो आपका ये 3 मोल्स पर लीटर है ना, तो आप यहाँ पे 1.25 डालो, 1.25, मोलैरिटी भाई साहब कितनी है 3m, तो इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड कौन है, सॉल्यूट कौन है, NaCl, तो यहाँ पे भाई साहब आपका 35.5 और यहाँ पे कितना हो गया 23, सो दैट विल बी हाउ मच 58.5, तो ये हो गया आपका 58.5 अपॉन 1000 प्लस 1 बाई m, तो यहाँ कितना हो गया भाई साहब आपका 1.25/3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 25, 5 3 जा 15 16 17, ये हो गया 1000 प्लस 3/m, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 25, इतना ही आ रहा ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम नहीं, अगर हमने 3 को इधर कर लिया तो 3 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो 3 को हमने इधर ले लिया, सो दैट विल बी 1.25/3
इज इक्वल टू 58.5 अपॉन 1000 प्लस 1/m। तो अभी अगर भाई साहब आप 1/m को इधर रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.25/3 माइनस 58.5/1000। ठीक है, कर लो भाई साहब इसको। ये कितना हो गया 1/m इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका 3000 ही होएगा इसमें, और कुछ नहीं 1500 आ जाएगा ना। 1500 3 इंटू 5, अरे बाप रे बाप, 1.25 इंटू 5 कितना आ गया 6.25, 6.25 हो गया 625 है ना। 625 माइनस 58.5, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल हम 5 और यहाँ पे आ गया 14, 8 प्लस 6 14 2 11 8 9 10 11 और 36.5 कितना आ रहा भाई साहब, 36.5 अपॉन 1500 नहीं यार, कितना आएगा 625 58, नहीं ये 625 माइनस 58.5 करो जरा, 566 ओके। तो आपका इधर हो गया 566 है ना, 566.5 करेक्ट ओके। तो आपका ये आ गया 1/m, ये हो गया आपका भाई साहब 1/m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500 अपॉन 566.5। ठीक है, कितना आएगा भाई साहब इसका जरा कर लो, 2 तक कुछ आएगा, 1500 बाई 566.5, यहाँ पे 79 क्यों लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है 2.64। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, कितना है माइनस 1/m है ना, सॉरी प्लस 1/m, आई एम सो सॉरी, प्लस 1/m। तो यहाँ पे भाई साहब आपका डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मतलब हो गया क्या, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ये हो गया सोल्यूशन, ये MB मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और स्मॉल m क्या हो जाएगा भाई साहब आपका मोलैलिटी, दिस इज बेसिकली मोलैलिटी। ठीक है, क्लियर है, और कैपिटल M आपका हो गया मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि देखो अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे ना तो ये लंबे तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको यूज करें फर्स्ट मेथड बेसिकली विच इज अ डायरेक्ट मेथड, फटाक से हो जाएगा, वरना ये निकालते रहो भाई साहब दुनिया भर का तिकड़म आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, काम का फॉर्मूला है भाई साहब। ओके ओके ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब नॉर्मैलिटी पे। ठीक है, नॉर्मैलिटी सिर्फ नाम ही नॉर्मैलिटी है, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये ग्राम इक्विवेलेंट को लेने का चक्कर क्या है, व्हाई, अगर हमारे पास भाई साहब मोलैरिटी है, व्हाई डू वी नीड टू टेक, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्यों ले रहे हैं तो मोल्स पर लीटर है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनता है। मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा अवॉइड करना है जहां पे टेम्परेचर का इंपैक्ट आपको नहीं चाहिए तो आप मोलैलिटी लेंगे। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब नॉर्मैलिटी क्यों लेते हैं, तो नॉर्मैलिटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई साहब ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल ऑलवेज रिएक्ट विद ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, इसके वजह से लेते हैं। ठीक है, एक का ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको मालूम है तो दूसरे का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा उस रिएक्शन में। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, इन द रिएक्शन। ठीक है, चाहे मोल्स कितने भी हों। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी भाई साहब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये पहला हो गया भाई साहब। अभी ये किस चिड़िया का नाम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। तो हर एक गुत्थी आपकी गुलस्ती जा रही है भाई साहब। अभी आप यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंट मास और वेट ऑफ द सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। अभी ये n फैक्टर पे आकर गाड़ी रुकती है। ठीक है,
नॉर्मेलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर अगर ले रहे हैं तो लीटर, नहीं तो मिलीलीटर अगर ले रहे हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है, ओके। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अभी भाई साहब इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मेलिटी का ही कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा है, वरना मोलालिटी इजी है। ठीक है, वेर एन इज द, अभी एन देखो, अगर समझ लो कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है तो एन क्या हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम्स। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब H2SO4, इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर हम भाई साहब ले रहे हैं HCl, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम्स। ठीक है, सो वेयर एन इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। जैसे समझो यहां पे NaOH है, ये एक बेस है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स हो जाएंगे इसके बेस। ठीक है भाई साहब, यहां पे अगर कोई बेस लिया है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, तो पहले हम एन फैक्टर ले रहे हैं भाई साहब किसी एसिड का। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एन एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब क्या, एन फैक्टर ऑफ एन एसिड, या एन फैक्टर ऑफ एन एसिड भी बोल सकते हैं, या इसकी बेसिसिटी भी बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल दिस एज बेसिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई साहब है H2SO4, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, या इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि देयर आर 2 रिप्लेसेबल H एटम्स। ठीक है, अगर है आपका भाई साहब HCl, तो एक रिप्लेसेबल H एटम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1। अगर है आपका भाई साहब HNO3, एक रिप्लेसेबल H एटम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। ओके। सो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एन एसिड और बेसिसिटी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स। ठीक है, ये हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ अ बेस, एन फैक्टर ऑफ बेस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका NaOH। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एक रिप्लेसेबल OH एटम है। जैसे आपका KOH, एक रिप्लेसेबल H एटम है। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब एक हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो ये आपका एन फैक्टर हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली। जैसे आपका CaOH2 है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम। ओके, सो एन इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। ठीक है, अभी अगर एन ना ही एसिड है और ना ही बेस है, तो यहां पे तो अगर भाई साहब जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, ये एन फैक्टर का कैलकुलेशन व्हेन इट इज एन एसिड और अ बेस ले रहे हैं। लेकिन अगर एसिड या बेस नहीं है, एक सॉल्ट है, इफ इट इज बेसिकली अ सॉल्ट, क्या हो गया, ये कहां से आ गया, अगर ये भाई साहब एक सॉल्ट है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एन फैक्टर। ठीक है, सो एन फैक्टर, द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम। जैसे अगर आप देखोगे HCl क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, इसमें कितने रिप्लेसेबल H एटम है, एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, H2SO4 है, कितने रिप्लेसेबल H एटम से यहां पे भाई साहब, 2, तो इट विल बी अ डाई बेसिक एसिड, तो एन फैक्टर इसका क्या हो गया, 2। यहां पे फंसते हैं लोग, H3PO4। ठीक है, H3PO4 ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है, H3PO4, 3 एटम्स आर रिप्लेसेबल। अगर हम यहां पे ये देखेंगे, देखो H, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, H, ये हो गया आपका H1। ठीक है, और ये हो गया P। ठीक है, HPO3, यार ये क्या दे दिया, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ H3PO2। अगर ये आ रहा है देखो H3PO2, ठीक है, N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर H3PO3 है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर इस वाले एसिड की बात कर रहे हैं किसकी, H3PO2, तो यहाँ पे N की वैल्यू भाई साहब 2 हो जाएगी, ठीक है, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ इसमें ही आपका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सब सेम है। एसिडिटी ऑफ अ बेस NaOH का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स इन NaOH कितना हो जाएगा 1, CaOH2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 3, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट भाई साहब क्या होगा, इट इज द टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो आप कटायन का चार्ज लेंगे या तो अनायन का चार्ज लेंगे, दोनों ही नहीं लेंगे, ठीक है। जो जैसे NaCl है, इसमें टोटल कटायन का चार्ज कितना है +1, टोटल अनायन का चार्ज कितना है -1, तो या तो आप +1 लो या तो -1 लो, माइनस को साइन के साथ नहीं लेना है, सिर्फ 1 लिखना है, तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर हो गया आपका 1, ठीक है। BaCl2 है देखो, ठीक है, बेरियम का भाई साहब टोटल चार्ज कितना है +2, क्लोरीन का टोटल चार्ज होता है -1, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो -1 × 2 तो -2 हो गया, ठीक है, तो n = 2, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो अगर एसिड हुआ तो n फैक्टर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स विच इज ऑल्सो नोन एज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अगर बेस हुआ तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिडिटी ऑफ अ बेस। और अगर सॉल्ट हुआ तो टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, ठीक है, और है दोनों को ऐड मत कर देना क्योंकि ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब या तो कटायन का चार्ज लेंगे टोटल या तो अनायन का चार्ज लेंगे अगर सॉल्ट हुआ तो, इससे आप निकाल रहे हैं एन फैक्टर, ठीक है। अभी भाई साहब आपने देखो रेडॉक्स रिएक्शंस किए हुए हैं और रेडॉक्स रिएक्शन से भी आप एन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, समझो यहां पे भाई साहब FeCr2O4 है और यहां पे देखो फेरस ऑक्सलेट है, तो आपका कोई रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से ये बन रहा है भाई साहब आपका फेरिक ऑक्सलेट। क्या ये समझ में आ रहा है, n = 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप देखोगे यहां पे भाई साहब कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है, इसका ये आपका भाई साहब अनायन हो गया, ये हो गया कटायन, और यहां पे एन फैक्टर कितना है 6 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो आपका इसका एन फैक्टर कितना हो गया 6, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, क्योंकि कटायन के मध्य 2 पॉजिटिव चार्ज, अनायन के मध्य 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे फेरिक आयन है, कैसे समझ में आ रहा है कि आपका फेरिक आयन है, क्योंकि यहां देखो C2O4 के साथ 3 है, मतलब ये कैसे हुआ रहेगा, देखो ये आपका है Fe और ये आपका C2O4, ठीक है, Fe2C2O4 3 हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, Fe के पास 3 था और C2O4 के पास क्या था भाई साहब 2, इसकी वजह से ही तो ऐसा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये क्या आयन हो गया, फेरिक आयन हो गया, और फेरिक आयन पे कितना चार्ज होता है +3 का, ठीक है। तो यहाँ पे दो एटम्स और इसके मध्य पे चार्ज कितना +3 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। अगर आपको क्रोमेट आयन का चार्ज नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मालूम है तो आप सिर्फ फेरिक आयन का चार्ज देखो भाई साहब, फेरिक एटम्स कितने हैं 2 और फेरिक आयन पे चार्ज होता है +3, तो 2 × 3 दैट इज +6, तो ये हो गया आपका एन फैक्टर, क्लियर है। यहां पे ये हो गया आपका एन फैक्टर दैट इज 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकाल रहे हैं। अभी ये देखो आपका एक बड़ा सा सॉल्ट है जिसको अपन मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और इसमें हाइड्रेटेड वाटर कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं। तो फेरस सल्फेट में आप देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट है और देखो ये आपका फेरस सल्फेट FeSO4 बना रहा है ना, मतलब इधर 1 इधर 1 तो है नहीं, ये 2 इधर 2, तभी जाकर ये 1 हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया फेरस सल्फेट, मतलब इसके मध्य कितना चार्ज 2+, कितने आयन से भाई साहब 1, तो ये हो गया 2+ का एक चार्ज, +2 का चार्ज, ठीक है। कटायंस में NH4 है, ठीक है, NH4 में भाई साहब कितना चार्ज रहता है, अमोनियम है +1 का चार्ज है, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका 1, ठीक है, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 2 + 2 4, ठीक है, 2 + 2 आपका हो गया 4, और इधर भाई साहब देखो SO4 है भाई साहब, 2- है और 2- है, ठीक है। 6 पॉजिटिव कहां से हो गया भाई साहब, हाँ यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, दिस इज 2। एमोनियम सल्फेट आपका फॉर्मूला होगा NH4 ये 1 है, SO4 होता है आपका 2, तो ये होगा आपका NH4 2SO4, NH4 2SO4, ठीक है। NH4 का भाई साहब कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2, और इसका कितना हो गया भाई साहब 2, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए यार, 4, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 4। आर वी क्लियर, 4 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
तो आपका पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया भाई साहब 4, या आपका नेगेटिव चार्ज अगर आप देखोगे SO4 तो -2 4, ठीक है। अभी आते हैं हम एन फैक्टर ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, यही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एसिड का समझ में आ गया एन फैक्टर, बेसिसिटी का, और भाई साहब आपका सॉल्ट का। अभी नाउ विल कम टू, जैसे यहां पे देखो आपका MnO4 है, इसका कितना बन रहा है देखो Mn2+, इसको बैलेंसिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालो, ठीक है, वही आपका एन फैक्टर होता है। देखो यहाँ पे कितना है MnO4, आपको मालूम है भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर O का कितना होता है -2, ठीक है। इसका लेट्स से हमने माना X, ठीक है, ये हो गया X प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख सकते हैं, X प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 8, कितना हो गया भाई साहब आपका +7, तो इधर कितना आ गया भाई साहब +7, इधर कितना है बोलो Mn2+, तो यहां पे कितना हो गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब आप यहां पे क्या करोगे, आपका एन इससे 5 इलेक्ट्रॉन्स जॉइन करोगे, बस इतना ही है, आपका एन फैक्टर 5 हो जाएगा। जो आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही आपका एन फैक्टर होगा, इतना सारा बैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट मच ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, देखो MnO4 है, ये आपका MnO4 माइनस है, और ये क्या बना रहा है भाई साहब MnO4 2-, एक्चुअली पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम, दिस इज बेसिक मीडियम, और ये आपका न्यूट्रल मीडियम है, चाहे तो इसको नोट कर लो भाई साहब, पोटेशियम पर मैग्नेट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। आपका एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है, एसिडिक मीडियम में आपका MnO4 बना रहा है Mn2+, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +7, और यहाँ पे कितना आया +2, इस चेंज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपका आएंगे अभी हम भाई साहब बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है भाई साहब, बेसिक मीडियम में MnO4, सब में माइनस है ये, ठीक है, MnO4 माइनस कैसे आया भाई साहब, K+ को निकाल दिया तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो MnO4- बचेगा, ठीक है। MnO4- का भाई साहब क्या होगा, देखो MnO4 2-, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। ये आपका बेसिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट का है। अभी चाहे तो यहां पे देख लो, देखो MnO4- है, और इधर कितना बन रहा है MnO4 2-, ठीक है। MnO4- मतलब अगर मैंने इसको X माना, X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, X -8 इज इक्वल टू -1, ऑब्वियसली बात है ये +7 आएगा, जैसे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया, तो ये हो गया आपका +7। इधर आते हैं भाई साहब, Mn की वैल्यू यहां पे कितनी है, X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, दैट विल बी X -8 इज इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +6, ठीक है। इधर है आपका Mn का +7, इधर है +6, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, यही बन जाएगा तुम्हारा एन फैक्टर 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ वी कम टू बेसिकली न्यूट्रल, तो हम आते हैं भाई साहब न्यूट्रल मीडियम, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वही सेम MnO4-, ये आपका क्या बनाएगा, दिस विल बेसिकली फॉर्म MnO2, सारा रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो, यहां पे MnO4 का कितना बनेगा Mn2+, यहां पे MnO4- का कितना बनेगा MnO4 2-, ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा MnO4- का MnO2, ठीक है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ध्यान दो, ठीक है, ओके। तो अगेन यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, हम कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं इस सब में, तो यहां पे ऑब्वियसली होगा आपका +7, तो ये होगा आपका +7। नाउ MnO2 है, देखो MnO2, ठीक है, यहां पे X माना आपने, और यहां पे 2 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो X - 4 इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका +4, तो आपने कितना ऐड किया भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर आपका यहां पे कितना हो गया 3। पोटेशियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली में ये आपको याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में MnO4- क्या बनाता है Mn2+, बेसिक मीडियम में
MnO4 माइनस क्या बनाता है, MnO4 2 माइनस, और न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस क्या बनाता है, MnO2। These are the things that you have to keep in mind. Are we clear on this one, people? ठीक है, इस तरह से आप n फैक्टर्स निकालकर इसको कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपका भाई साहब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7, ठीक है, इसका भाई साहब कितना चार्ज हो जाएगा, K माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7। तो इसको जैसे ही सेपरेट करोगे इसके मध्य 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, K2Cr2O7 ये बनाएगा आपका 2Cr3+, ठीक है, ये बना देगा 2Cr3+, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देख लो कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इसका नहीं मालूम है हमको, तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ पे 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी, +6। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका +6, और इधर कितना है, +3। तो 6 - 3 कितना हो गया, 3। लेकिन ये एक एटम का हुआ, 2 एटम का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आपका n फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है, देखो n फैक्टर आपका आ गया 6। तो एक आपका हो गया एसिड है कि नहीं वो देखना है, अगर उसका एसिड आपको मालूम है वो एसिड है, तो उसमें कितने रिप्लेसेबल H एटम्स हो जाएंगे, वो जाएगी उसकी बेसिसिटी, और वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। दूसरा आपको देखना है वो बेस है या नहीं, अगर बेस है तो उसमें कितने OH माइनस आयंस हैं जो रिप्लेसेबल है, वही हो जाएगा उसका एसिडिटी, और वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। अगर ना ही एसिड है और ना ही बेस है बट सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो आप देखेंगे कि भाई साहब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी दी n फैक्टर। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है भाई साहब आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है Cr2O7 2 माइनस विल बी इक्वल टू 2Cr3+, जिसके हिसाब से आपका n फैक्टर +6 आता है। पोटेशियम परमैंगनेट के 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं। वन इज अ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम वेरिन MnO4 माइनस एक्चुअली फॉर्म्स Mn2+। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, +5 का, तो आपका यही n फैक्टर हो जाएगा। दूसरा होता है आपका बेसिक मीडियम में वेरिन यू सी MnO4 माइनस फॉर्म्स MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस फॉर्म्स MnO4 2 माइनस। तो यहाँ पे भाई साहब आपको कितने का चेंज दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यही आपका हो गया n फैक्टर। और तीसरा आपने देखना भाई साहब न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम वेरिन MnO4 माइनस इज चेंजिंग इनटू MnO2, जो न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है। और यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे 3 का दिख रहा है, तो ये आपका n फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 3। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑलवेज फॉर्म Cr3+, तो इसके हिसाब से भाई साहब ये हो जाएगा, तो 6 और 3। क्लियर है n फैक्टर को निकालने का। ओके, तो नॉर्मेलिटी बेसिकली बच्चा बॉडी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इफ द वॉल्यूम इज टेकन इन मिलीलीटर्स देन यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। सिंपल, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन equivalent mass of the solute, mass of the solute upon equivalent mass of the solute. Now what is equivalent mass? Equivalent mass will be equal to molar mass of the solute upon n factor, और इस n factor को हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगेन नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट is basically molecular अपना weight of the solute या mass of the solute upon equivalent mass, equivalent mass is equal to molecular mass of the solute upon n factor, ठीक है। और ये n factor एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट का अलग, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपका नॉर्मेलिटी का है, बट द रीजन व्हाई वी डू दिस इज बिकॉज आपका जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम हमेशा इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हमको एक रिएजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मालूम है तो दूसरे रिएजेंट का भी हम ग्राम इक्विवेलेंट वही लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज। कोई भी 2 कंपाउंड, कोई भी A B C कोई भी 2 कंपाउंड हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A will always react with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, and that is the reason why we use normality, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब, जाइए जीवन में यही आशा कीजिए, और क्या करेंगे, टाइम हो गया आपका।